हेलो हेलो सभी जनों को। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे विज्ञान का अध्याय 1 जो कि केमिस्ट्री में आता है और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनका समीकरण क्या होता है और ये हमारे दिनचर्या में किस तरह से इस्तेमाल में आता है, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अब वक्त जाया नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक वीडियो और उस वीडियो का हमारे अध्याय से किस तरह से ताल्लुक है, मैं उसके बारे में आपको वीडियो देखने के बाद में बताऊंगी। ठीक है। देखा तो ये वीडियो किस बारे में था, आपको क्या लगता है? ये वीडियो था एक अंतरिक्ष यान के पूरे सफर के बारे में कि अंतरिक्ष यान कहाँ से जाता है, किस तरह से अंतरिक्ष में पहुंचता है और इन सब के बारे में। पर मैम इनका हमारे अध्याय से किस तरह से ताल्लुक है, बताती हूँ। तो जो हमारा अंतरिक्ष यान जो है वो ऐसे जादू से तो नहीं उड़ता है। हमने यहाँ पे देखा अंतरिक्ष यान है ना, तो अंतरिक्ष यान ऐसा कुछ दिखता है आपको, है ना, ऐसा कुछ दिखता है और नीचे से ऐसे गैस निकल रही थी, है ना, धुआं निकल रहा था, बहुत ज्यादा आग जैसा लग रहा था। तो इस अंतरिक्ष यान में क्या होता है, अंदर जगह होती है जहां पर होती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके वजह से हमको ये गैस या फिर धुआं जैसा जो भी आपको दिख रहा था वो मिलता है, गैस मिलता है। और ये गैस इतनी शक्ति के साथ आता है कि वो हमारा जो अंतरिक्ष यान है उसको एकदम ऊपर भेज देता है। तो किस तरह से हमारा अंतरिक्ष यान उड़ता है? हमारा अंतरिक्ष यान उड़ता है क्योंकि उसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे कि एक गैस निकलती है, यहाँ से एक गैस निकलती है अभिक्रिया के बाद में, और वो गैस इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्ति से निकलती है कि वो रॉकेट को, वो अपने अंतरिक्ष यान को ऊपर धकेल देती है। समझ में आया कि किस तरह से ये हमारे अध्याय से जुड़ा था? तो जब भी कोई पूछेगा कि आपको पता है रॉकेट कैसे उड़ता है, आप बता सकते हो हाँ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जादू से नहीं उड़ता वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मंथन, सोचना है हमको क्या होता है जब पहला क्या है, भोजन पकाया जाता है। जब भोजन पकाया जाता है तब हमारा जो खाना है उसमें बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से टूटने वाली चीजें होती है। तो जब हम पकाते हैं ना उस खाने को, तो हमारे खाने में वो खाने से पहले ही टूट जाते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे, वो सारे टूट जाते हैं और वो टूटने के बाद में हमारे शरीर में और भी ज्यादा असरदार बन जाते हैं और उसके साथ में खाना और भी ज्यादा मुलायम हो जाता है, काटने को आसानी होता है और स्वादिष्ट भी हो जाता है। इसलिए हम भोजन पकाते हैं और भोजन पकाने पे ये सब होता है। क्या होता है, ये जो मुश्किल कठिन से टूटने वाले जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहले ही टूट जाते हैं और हमारे शरीर में और ज्यादा असरदार होते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरा है क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना, ये तो है ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन लेते हैं ना हम अंदर, और बाहर क्या छोड़ते हैं, बाहर हम छोड़ते हैं CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं O2। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम दो अलग अलग गैसों को अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तब हम सांस लेते हैं।
तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, क्या होता है जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हमारा भोजन पचता है तब क्या होता है, भोजन के अंदर जो भी हमारी चीजें होती है, जैसे कि कैल्शियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया या फिर आयरन हो गया, जो भी हमारे खाने में बहुत ही ज्यादा असरदार महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो हमारा जो शरीर क्या है वो एकदम अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो अब्जॉर्ब करने के बाद में कहाँ पे अब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको दिख रहा है इस चित्र में, यहाँ पे वो अब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या होता है, खाना पूरा का पूरा पच जाता है। क्यों, खाने के अंदर की सारी हमारी जो जरूरतमंद चीजें थी वो तो हमने ले ली, अब क्या बचा है, अब बस कचरा बचा हुआ है। ठीक है, तो जब हम भोजन को पचा देते हैं तब क्या होता है, हमारे जो भी जरूरतमंद चीजें होती है खाने से, वो हमारा शरीर उस खाने में से निकाल लेता है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा है, जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तब क्या होता है। जब हम दूध को खुला छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी दूध एकदम खट्टा सा हो जाता है, दूध फट सा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूध के अंदर होते हैं एक बैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, दूध के अंदर के लैक्टोज को वो लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और जो अम्ल जो है वो उसमें लाता है एसिडिटी या फिर अम्लता, है ना, और इसीलिए हमको खट्टा लगने लगता है दूध, या फिर दूध कभी कभी फट जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये बस आपको बताने के लिए है कि किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। जरूरी नहीं आपको दिख रहा हो हमेशा, हमको कहाँ दिखता है कि हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन अभी जब मैं बोल भी रही हूँ, जब आप सुन भी रहे हैं, तब भी एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है हमारे शरीर में, और वो है सांस लेना, रेस्पिरेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और ये सब कुछ एक रासायनिक अभिक्रिया है। समझ आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन। अब तक जिन सभी स्थितियों की चर्चा की गई है, उनमें सामान्य घटना पारंपरिक पदार्थ की प्रकृति और पहचान में एक नए पदार्थ में परिवर्तित होती है। मतलब अब तक जो भी हमने स्थितियों की चर्चा करी है, अब तक जिस भी अभिक्रिया की हमने चर्चा करी है, उन सब में क्या होता है, उन सब में एक पुराना, एक प्रारंभिक पदार्थ होता है जो कि बदल जाता है, जो कि परिवर्तित हो जाता है किसमें, एक नए पदार्थ में। ठीक है, इन सब में क्या होता है, एक पारंपरिक पदार्थ जो कि पहला एक पदार्थ होता है, उसकी प्रकृति और पहचान में एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। पुराना नया बन जाता है। किस तरह से, उसकी प्रकृति और पहचान में बदलाव लाकर वो पुराना पदार्थ, वो प्रारंभिक पदार्थ क्या बन जाता है, वो एक नया पदार्थ बन जाता है और वो नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से होते हैं। तो जो प्रारंभिक हमारा पदार्थ था, प्रारंभिक पदार्थ, वो बन गया नया पदार्थ, है ना, नया पदार्थ बन गया वो। अभी ये जो हमारा परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पुराने से नया बना तो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, है ना, इसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन किस माध्यम से होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जो कि एक प्रारंभिक पदार्थ को एक नए पदार्थ में बदल दे, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि है पुराने एक प्रारंभिक पदार्थ को नए में परिवर्तित करना। समझ आ गया इतना? रासायनिक परिवर्तन क्या है ये समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल था ये तो। रासायनिक अभिक्रियाएं के लिए चित्रण। वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन। मतलब ये क्या है, हमको दिखा रहे हैं, एक चित्रण दे रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से काम करती हैं। तो इस चित्रण में हमको क्या दिया है, वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन। मतलब ये देखिए, ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन, है ना, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जला रहे हैं, उसका दहन कर रहे हैं। और किसके साथ में, वायु के साथ में। हमने कहीं वायु को तो नहीं छोड़ा है, और हमारे हर जगह पे वायु होता ही है। तो वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये क्या चीज है, ये है एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या है वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का हवा के साथ जलाना। ठीक है, हवा के साथ में जलाना, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो अपना परिवर्तन कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि एक नया पदार्थ है। और किसके द्वारा करता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करता है। और ये परिवर्तन को क्या हम बोलेंगे? इस परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए अगर आपको नहीं पता मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम रिबन क्या है, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। रासायनिक अभिक्रिया के लिए चित्रण, वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन, उसके बारे में हम अब थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्या है प्रयोग? प्रयोग क्या है? जब हम एक साफ मैग्नीशियम रिबन लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबाई के चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर का उपयोग कर जलाते हैं। मतलब हम एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको एक चिमटे से पकड़ लेंगे, है ना? उसको एक चिमटे से, मैम की ड्राइंग को प्लीज इग्नोर करो, उसको एक चिमटे से पकड़ लिया और हमने क्या करा, हमने उसको एक स्पिरिट लैंप के साथ में जलाया। ठीक है, ये जलाया, समझ में आया? प्रयोग मतलब हम क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं अवलोकन कि हमको क्या दिखता है। उस वक्त हमको जलाने पे क्या दिखता है? चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है? ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन है ये, है ना? और इसको जब हम जलाते हैं तो वो एक श्वेत सफेद कलर का चूर्ण देता है हमको। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट रख दीजिए, यहाँ पे सफेद कलर का चूर्ण देता है, एक सफेद रंग का चूर्ण देता है, श्वेत। और किस तरह से जलता है? ये जो लौ है वो कौन से रंग की हो जाती है? वो श्वेत रंग की हो जाती है, वो श्वेत रंग की हो जाती है। और जो चूर्ण जो है वो भी श्वेत रंग का होता है। ठीक है, तो हमको ये दिखा, ये हमको समझ में आया, मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है और जो लौ है वो श्वेत रंग का होता है जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन कर रहे हैं। हमको समझ में आ गया हम क्या कर रहे थे? हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे। हमको क्या दिख रहा है? एक श्वेत लौ से मैग्नीशियम रिबन जल रहा है और उससे एक श्वेत चूर्ण बन रहा है। मैग्नीशियम रिबन एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित कर रहा है। अभी निष्कर्ष मतलब हमने क्या सीखा इस चीज से, ये देखते हैं। निर्मित चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये क्या है? ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो सफेद रंग का चूर्ण है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसे वॉच ग्लास पर एकत्रित किया जाता है। ये वॉच ग्लास है जो मैं आपको बता रही थी, एक बर्तन, वो है वॉच ग्लास। ठीक है, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास। अब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मतलब O2 और मैग्नीशियम तो Mg होता ही है। इन दोनों की अभिक्रिया से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया से हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? निष्कर्ष क्या है? स्टार्ट से एक बार हम देखते हैं। प्रयोग क्या है? जब हम एक साफ मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं वायु के साथ में, ठीक है, स्पिरिट लैंप या बर्नर से। अवलोकन, हमको क्या दिखता है? चमकदार एक श्वेत लौ दिखती है जिससे कि मैग्नीशियम रिबन जलता है और वो क्या करता है? वो एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और इससे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जो श्वेत चूर्ण है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हवा में उपस्थित, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन में उपस्थित मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया कर बनाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। अभी एक और अभिक्रिया है जो कि है जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया, उसके बाद में हम पढ़ते हैं। प्रयोग क्या है? एक परख नली में जिंक के कुछ, परख नली को हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, अगर आपको परख नली नहीं पता है तो। एक परख नली में टेस्ट ट्यूब के साथ
कुछ दानों को लिया जाता है। कुछ दाने कौन से? जिंक के कुछ दानों को लिया जाता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक परख नली ली, हमने उस परख नली में जिंक के कुछ दाने डाल दिए और हमने साथ में क्या डाल दिया, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। उसको हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम हिंदी में भी लिख देते हैं ऊपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, हमने ये ले लिया एक परख नली में, अब इनको मिला दिया। ठीक है, प्रयोग समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम एक परख नली में जिंक के कुछ दाने ले रहे हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं। आगे क्या होगा, अवलोकन। हमको क्या पता, हमको क्या दिखता है, माचिस की तिल्ली को जलाने पर और परख नली के पास ले जाने पर कड़क आवाज या पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। तो जब हम ये इनको हिला लेते हैं, इनको मिला लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से ना कुछ ऐसे गैस निकलती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास में लेके आएंगे और जलती हुई माचिस की तिल्ली जब हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा, एक कड़क आवाज सुनाई देगी या पॉपिंग साउंड, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फट करके आवाज सुनाई देगी। ठीक है, उससे परिणाम में हमको क्या क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस के साथ जिंक सल्फेट भी बनता है। हाइड्रोजन गैस कैसे समझ में आया, एक ही ऐसी गैस है जो कि माचिस की तिल्ली को पॉप साउंड या कड़क आवाज के साथ में जलाती है और वो है हाइड्रोजन गैस। तो हमको समझ में आया हाइड्रोजन गैस निकला है। और जिंक सल्फेट कैसे बना है मैं बताती हूँ। हम क्या करते हैं, जिंक लेते हैं और तनु सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, है ना, तो उससे हमको क्या मिल जाता है, जिंक कैसे मिला हमको, जिंक के कुछ दाने लिए हमने और क्या लिया, हमने लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे हमको मिल जाता है ZnSO4 और H2। ये है हाइड्रोजन और ये है जिंक सल्फेट, ऐसे मिलता है। आप परेशान मत होइए अगर ये आपको याद नहीं है, हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। निष्कर्ष, जिंक अम्ल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। तो हमको क्या पता चला इससे, हमको ये पता चला कि जो जिंक है, जिंक के जो दाने हैं वो अम्ल के साथ में बहुत ही शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। जैसे ही हम अम्ल उसमें मिलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी से वो अभिक्रियाएं करता है और छोटे छोटे बुलबुले छोड़ने लगता है, और वो बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है कैसे पता करते हैं हम, एक माचिस की तिल्ली को जब पास लेके जाते हैं तो वो कड़क आवाज के साथ में जलने लगती है। जलती हुई माचिस की तिल्ली को हम जब पास में लेके जाते हैं तो वो गैस कड़क आवाज के साथ में जलने लगती है, तब हमको पता पड़ता है कि हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के साथ में एक और चीज क्या बन रही है, ये जिंक सल्फेट बन रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे इसका एक चित्र बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस के साथ जिंक सल्फेट भी बनता है, हमने पढ़ा था। तो हमने क्या करा, हमने दानेदार जिंक डाला इसमें, है ना, उसके साथ में हमने तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, तो क्या हुआ, तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब जिंक डलता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये जो आपको दिख रहा है ये है हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ से आई। ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस के पास में जब हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तब क्या होगा, तब एक कड़क आवाज के साथ में या फिर पॉप साउंड के साथ में ये जलने लग जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, देखा आपने रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी इसमें, जिंक है, दानेदार जिंक लिया है या जस्ता लिया है, उसके साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है ना, तो हमको क्या मिल गया, Zn और SO4 साथ में आ गए और हमारे पास में क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो क्या क्या बना, जिंक सल्फेट, जी जिंक सल्फेट बन गया, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस भी बन गया। समझ आया। आगे बढ़ते हैं फिर, रासायनिक अभिक्रियाएं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला तो हमको कैसे पता पड़ेगा, हम बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसके लिए हमारे पास है 4 ऐसे पता करने वाले कारक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है मतलब एक प्रारंभिक पदार्थ एक
प्रारंभिक पदार्थ अवस्था में परिवर्तन लाता है और एक नए पदार्थ में बदल जाता है। तो समझ में आया अवस्था में परिवर्तन का मतलब। दूसरा, रंग में परिवर्तन आता है, कभी कभी वो नीले से हरा हो जाता है, कभी लाल से नीला हो जाता है। तो जब भी रंग में भी परिवर्तन आता है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन नहीं आता है तो वो जरूरी नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया हो, लेकिन अगर रंग में परिवर्तन आया तो मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है। वैसे ये याद रखिए कि जरूरी नहीं हर रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हो, लेकिन हर उस अभिक्रिया जिसमें रंग का परिवर्तन होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? गैस का निकास या उत्सर्जन होता है। अभी हमने पढ़ा H2 का निकला, H2 की गैस निकली, है ना। तो जब भी कोई गैस का निकास या उत्सर्जन होता है तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन मतलब ऐसा नहीं कि हम ही गर्म पानी डाल रहे हैं, नहीं। कभी कभी क्या है, अभिक्रिया होते होते कभी कभी वो जो हमारी परख नली है वो तो या तो एकदम से ठंडी पड़ जाती है या फिर एकदम से गर्म हो जाती है। उस तापमान के परिवर्तन से भी हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है या नहीं। तो हमारे चार कौन से हमारे टेस्ट हैं? हमारे वो है, पहला तो अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था में परिवर्तन मतलब प्रारंभिक से नए पदार्थ में बनना। दूसरा है रंग में परिवर्तन होना, मतलब हरे से नीला, नीले से हरा, ऐसा होना। ठीक है। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन होना। कोई भी गैस, जैसे H2 निकली थी जब हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया था तो H2 निकली थी, तो उससे हमको समझ में आया कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब भी कोई गैस का उत्सर्जन या फिर निकास होता है तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। और चौथा कौन सा है? चौथा है तापमान में परिवर्तन होना। जब भी कोई अभिक्रिया चल रही है, जिस भी परख नली में वो अभिक्रिया चल रही है, अगर उसका तापमान एकदम से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उससे भी हम बता सकते हैं कि आखिर अभिक्रियाएं रासायनिक है या नहीं। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जब मैग्नीशियम शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण मतलब आखिर रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और रासायनिक समीकरण को सबसे ज्यादा सरलतम विधि में कौन सी सरलतम विधि होती है? वो होती है शब्द समीकरण। अभी देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये तो है हमारी अभिक्रिया। ठीक है, ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अभी इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण क्या है, आगे देखते हैं। शब्द समीकरण है जब हम पूरे के पूरे शब्द लिखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमको देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा क्या है? ये सबसे ज्यादा सरल तरीका है, लेकिन ये बहुत लंबा भी तो है। अभी कौन बैठ के पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेगा? तो उसको हम कम करने के लिए, उस मेहनत को कम करने के लिए हमने निकाले रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व या फिर प्रतिनिधित्व करने का एक अधिक संक्षिप्त और उपयोगी साधन है। तो ये क्या था? शब्द समीकरण सबसे सरल था और रासायनिक समीकरण क्या है? सबसे संक्षिप्त और उपयोगी है। संक्षिप्त मतलब छोटा, हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और जितना जरूरी है उतना हमको समझ में भी आ जाएगा रासायनिक समीकरण इस्तेमाल करें तो। और रासायनिक समीकरण में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व, रेप्रेजेंट मतलब बताता है हमको। रासायनिक सूत्र हमको बताता है कि उस रासायनिक प्रतिक्रिया में आखिर हो क्या रहा है, हमको समझ में आता है उससे। रासायनिक समीकरण किस तरह से हम लिख सकते हैं? रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Mg, ये आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। और ऑक्सीजन का क्या है? O2। ये दोनों मिलके हमको देते हैं MgO। बस यही रासायनिक सूत्र हमको लिख देने हैं। रासायनिक सूत्र ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन,
और हमको ये मिलके देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे आपको नीचे दिख रहे हैं SSG, ये S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस और S मतलब सॉलिड, मतलब किस रूप में हमको मिल रहा है। मैग्नीशियम पहले सॉलिड के रूप में हमने जलाया रिबन के रूप में, ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में ही था, और MgO जो है वो फिर से हमको सॉलिड के रूप में मिल गया। ठीक है, हमको चूर्ण के रूप में मिला ना, चूर्ण सॉलिड के रूप होता है। तो ये होता है हमारा एक रासायनिक समीकरण। ये 2 वगैरह कहाँ से आया हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। समझ में आया रसायन समीकरण क्या है? बस शब्द समीकरण में शब्दों की जगह पे हम डाल देंगे हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। समझ में आया? रासायनिक समीकरण सबसे ज्यादा अधिक संक्षिप्त और उपयोगी साधन है। आगे बढ़ते हैं फिर रासायनिक समीकरण प्रतिनिधित्व। पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनको अभिकारक कहा जाता है। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। मतलब क्या है इसका मतलब है जो हमारी अभिक्रिया हुई थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, जिससे हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परिवर्तन करते हैं, है ना, इन दोनों का परिवर्तन होता है, ये दोनों गुजरते हैं परिवर्तन से। तो इसीलिए जिसका भी परिवर्तन होता है एक रासायनिक अभिक्रिया में, उनको हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उनको हम अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में कौन है भाई अभिकारक? इस अभिक्रिया में है अभिकारक Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हैं अभिकारक। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन से गुजरते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए जिनका भी परिवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन से गुजरते हैं, वो होते हैं हमारे रासायनिक अभिकरण के अभिकारक। आगे देखते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद कहा जाता है। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद। रासायनिक समीकरण उनके बीच रेखा एक तीर के माध्यम से अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब जिनका परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन से गुजरे, वो तो अभिकारक हुए, लेकिन परिवर्तन से गुजरने के बाद में कुछ नया पदार्थ तो बनाएंगे। वो जो नया पदार्थ है, जो नया पदार्थ बनता है, वो होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम है उत्पाद। ठीक है, और हमारे इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? हमारे इस अभिक्रिया में उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आया कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक वो है जिनका परिवर्तन होता है, और उत्पाद वो है जो परिवर्तन के बाद में नया पदार्थ बनता है या उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पाद। ठीक है, रासायनिक समीकरण उनके बीच रखे एक तीर के माध्यम से अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन दर्शाता है। मतलब जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे Mg और O, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में हम क्या रख देंगे? एक तीर रख देंगे। ये तीर हमको क्या दर्शाता है कि ये अभिकारकों से उत्पादों में परिवर्तन हो चुका है। तो ये अभिकारक है, अभिकारक से हम क्या बन गए हैं? हम उत्पाद बन गए हैं। इसलिए तीर हमेशा उत्पादों की तरफ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभिकारकों से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? अभी और भी कुछ है आपके पास में यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं। ये है कार्बन और ऑक्सीजन, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। और ये देखिए, ये जो तीर है वो दिखा रहा है, वो दर्शा रहा है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है, अभिकारक जो हैं, वो बन रहे हैं उत्पाद। ठीक है, वो बन रहा है उत्पाद, इसलिए तीर उत्पादों की तरफ है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या दे रहा है? पानी, H2O दे रहा है। तो इसमें अभिकारक कौन सा है? क्या हो रहा है? किसका परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और उत्पाद कौन सा है? उत्पाद है हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर पानी, H2O, वाटर। ठीक है, समझ में आया? यह है जल, और जल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जल है उत्पाद।
और ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है, आपको भी आ जाने चाहिए, आप अपने कॉपियों में लिख लीजिए, ये हैं अभिकारक। ठीक है भाई, समझ आया? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा सरल चीजें थी। आगे के चैप्टर, आगे का जो भाग है हमारे अध्याय के, वो हम अगले सेशनों में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप एकदम आराम से पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।